जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं अपना कुछ बेसिक सी बातें फिर से लेकर। हमने बात की थी पिछली बार कि हम आपको बताएंगे अगली बार खसरा, है ना। तो खसरा से पहले मैं चाहूँगा एक बार हम हल्का सा रिवाइज़ कर लें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा रिवाइज़ कर लें कि पटवारी जी क्या होते हैं, पटवारी जी का बेसिक काम क्या है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, है ना। ये एक गांव है, इस गांव में एक खसरा है, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। ये 132 नंबर का एक टुकड़ा है। अब ये जो है ये राम के नाम पे है। किसके नाम पे है? राम के नाम पे। अब राम क्या कर रहे हैं, अपने भाई को, अपने भाई सुरेश को ये ज़मीन का टुकड़ा दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया? दान। तो अब होना क्या चाहिए, ये ज़मीन इनके नाम पे हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिकॉर्ड में ये मौखिक, जब ये मौखिक चीज़ें चलती थीं तब हो सकता होता होगा, लेकिन जब से लिखित चीज़ें चलती हैं तो जब तक जिस रिकॉर्ड में, जिस अभिलेख में इस ज़मीन के टुकड़े पर राम का नाम लिखा हुआ है उसको विधिवत सुरेश के नाम पे नहीं करेंगे, यह ज़मीन इसकी नहीं कहलाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझें आप, है ना। तो पटवारी का काम क्या, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। और अब हम जो आगे पढ़ाएंगे आपको, अब जो भी पढ़ाएंगे वो आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। तो राम ने दान के माध्यम से ये ज़मीन का टुकड़ा 132 नंबर का, जिसका रकबा 3 एकड़, उस समय के हिसाब से 3 एकड़ था मान लीजिए, या अभी के हिसाब से देखेंगे तो 1.20 हेक्टेयर, ठीक है, सुरेश के नाम पे कर दिया। अब चूंकि इन्होंने कर दिया तो अब यदि पुराना ज़माना होता तो हो सकता है पंचायत या जो भी अन्य साधन तब रहे होंगे तत्कालीन, उसके हिसाब से इसके जांच पड़ताल के बाद हो जाता। वर्तमान समय में सुरेश क्या करेगा? न्यायालय में आवेदन करेगा। क्या करेगा सुरेश? न्यायालय में आवेदन करेगा। जब सुरेश न्यायालय में आवेदन करेगा तो उस आवेदन की आवेदन को देखने के बाद जो सक्षम न्यायालय होगा, सक्षम न्यायालय यानी कि वो कहाँ पर आवेदन कर रहा है, आवेदन के तरीके हैं, ये किसान का मत है, वो कहाँ से आवेदन करना चाहता है ना। आवेदन के बहुत सारे तरीके हैं, वो खुद भी आवेदन कर सकता है, लोक सेवा केंद्र से कर सकता है, वकील के माध्यम से कर सकता है, डाक के माध्यम से कर सकता है, ठीक है, और ऑनलाइन कर सकता है। तो वो आवेदन करेगा सक्षम न्यायालय से। सक्षम न्यायालय यहाँ पर एक व्यक्ति है ना, उसी व्यक्ति को अपन पटवारी कह रहे हैं। वो व्यक्ति जो है जिसके पास ज़मीन का अभिलेख का लेखा जोखा, उसको कहेगी कौन? सक्षम न्यायालय कहेगा। क्या कहेगा? जाओ जाकर देखो ये 132 नंबर जो ज़मीन का टुकड़ा है जो सुरेश अपने नाम पे करवाना चाहता है वो राम के नाम पे था क्या, या राम से इसने ज़बरदस्ती तो नहीं छीना है, इसने विधिवत दान किया है, कोई प्रक्रिया इसने अपनाई है, ऐसा तो नहीं है कि ये जंगल की हो, इस पर किसी और का कब्जा हो, मौके पर क्या स्थिति है ये देख कर आकर हमको बताओ। तो यह व्यक्ति मौके की क्या करेगा? जाँच करेगा। जाँच करके इसके आवेदन पर क्या देगा? अपना प्रतिवेदन देगा। क्या देगा? प्रतिवेदन देगा। प्रतिवेदन के ऊपर ये सक्षम न्यायालय सुरेश को और राम को न्यायालय में सुनेगी कि जो प्रतिवेदन दिया गया है और जो आपने कहा है क्या वह सही है, आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। जैसे ये दोनों सहमति भर देंगे कि हम प्रतिवेदन से सहमत हैं, यहीं पर ये आवेदन बंद हो जाएगा और आदेश पारित हो जाएगा। क्या आदेश पारित होगा? आदेश पारित होगा कि राम की जगह पर सुरेश का नाम कर दिया जाए, ठीक। तो ये जो व्यक्ति है यही व्यक्ति पटवारी है, जो न्यायालय को बता रहा है, जो आवेदन की जांच कर रहा है, जो मौका देख रहा है और फिर वह इस ज़मीन का नामांतरण के लिए प्रस्तावित कर रहा है। ये जो हमने करवाया ये नामांतरण है, नाम का अंतरण, नाम बदल जाना, ठीक है। तो नाम बदला राम से सुरेश पर। अब हम आते हैं वापस हमारे मुद्दे पर, ठीक है। तो ऑफलाइन आप बात समझेंगे। ऑफलाइन क्या कह रहे हैं हम कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद न्यायालय उसको पंजीकृत करके उस पर आगे जांच के लिए भेजेगी। तो पटवारी का सबसे महत्वपूर्ण ऑफलाइन काम क्या है? उसका ऑफलाइन कार्य है जांच करना और फिर प्रतिवेदन देना। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट,
इसलिए पटवारी को फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पटवारी क्या करेगा, जांच करेगा और जांच के आधार पर, उस बिंदुओं के आधार पर वो क्या करेगा, प्रतिवेदन देगा। अब जांच क्या करना है, सबसे पहले जांचना है आवेदन। आवेदन सही है, ऐसा तो नहीं है कोई दबाव में आवेदन दिया गया, आवेदन जांचना है। आवेदन के बाद जांचना है मौका, क्या मौके पर राम का कब्जा है, क्या मौके पर राम जो ज़मीन दे रहा है वो उसी की है। ठीक है, फिर जांचना है अभिलेख। अभिलेख में सबसे पहले हम जांचेंगे मिसल। मिसल यानी कि पुराना रिकॉर्ड, जिससे यह पता चलेगा कि ये जो 132 नंबर है वह दान करने लायक भूमि है या नहीं, वह भूमि किसी व्यक्ति को हस्तांतरित या ट्रांसफ़र या अंतरण उस भूमि का किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अभिलेख जांच करेंगे मिसल से। अभिलेख में फिर जांच करेंगे मिसल के बाद खसरा, क्या वर्तमान खसरे में राम का नाम है। फिर इस खसरे के बाद हम चेक करेंगे, B1 भी चेक कर सकते हैं साथ में, बाकी हम फिर चेक कर लेंगे क्या चेक करेंगे, फिर नक्शा हम चेक कर लेंगे कि क्या नक्शा सही है। ऐसा तो नहीं है कि 132 जो सब कुछ सही है, लेकिन हो सकता है नक्शा जो है वो 132 की जगह 133 हो, है ना, नंबर उसमें गलत चढ़ा हो नक्शे में। तो ये 4 चीज़ें हम चेक कर लेंगे और इन 4 चीज़ों के बाद हम मौके पर जब जांच करेंगे तो हम बनाते हैं एक पंचनामा। पंचनामा इसको इसलिए कहते हैं, 5 लोगों के इसमें दस्तखत अनिवार्य होते हैं कि कम से कम कल को कोई ये ना कह दे कि पटवारी जी ने गलत मंशा से रिपोर्ट दी, तो वहाँ पर बनाया जाता है पंचनामा। जब पंचनामा बनाया जाएगा उसके आधार पे अभिलेख की जांच की जाएगी और उस जांच के आधार पे क्या दिया जाएगा, इन सब को देखते हुए, इनका विवरण करते हुए प्रतिवेदन, आवेदन के प्रति दिया गया रिपोर्ट। ठीक है, प्रतिवेदन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा पटवारी का क्या काम है। राम की ज़मीन, अब वो जो हस्तांतरण किया उसने, वो जो दान की उसने, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दान करे। भूमि को कई प्रकार से एक व्यक्ति अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, या आप अपनी किसी और की भूमि को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जिसको हम कहेंगे अंतरण कैसे होना है। ठीक है, फिर हम आएंगे सीधे सीधे खसरे पे। अब आप ये देखें, अंतरण यानी कि नामांतरण जिसको हम कहते हैं, अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र। ठीक है, अब अंतरण यानी कि नामांतरण, नाम का अंतरण। ठीक है, अब किसी व्यक्ति के नाम पर ज़मीन थी 132, रकबा यानी एरिया कितना था उसका, एरिया था 3 एकड़ या 1.20 हेक्टेयर। आप हेक्टेयर ही पढ़ें, हेक्टेयर ही समझें, इसलिए हेक्टेयर पढ़ने और समझने की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत समस्त ज़मीनों का आकलन या मापमान हेक्टेयर से हो रहा है। ठीक है, हाँ, फिर ये आ गए। अब ये हमने रिकॉर्ड चेक किया। अब जब तक ये ज़मीन राम के नाम पे नहीं होगी, सुरेश के नाम पे नहीं जा सकती, क्योंकि सुरेश ने किससे ली है ये ज़मीन, राम से। अब नाम का अंतरण कैसे होता है, 3 प्रकार से होता है। कैसे, एक होता है फौती, किसी व्यक्ति के मृत हो जाने पर उसकी ज़मीन दूसरे के नाम पे। दूसरी होती है पंजीयन यानी कि रजिस्टर्ड, चाहे वो रजिस्टर्ड डाकपत्र हो, रजिस्टर्ड दान पत्र हो, रजिस्टर्ड विनिमय पत्र हो, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो, या उसको हम डिटेल में देख सकते हैं, या इसका वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल में डाला हुआ अपने डिस्क्रिप्शन पे कि अपन को कैसे करना है। फिर आता है एक अर्जन या शासन के आदेश अनुसार। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये 132 जो ज़मीन है, जो ज़मीन का टुकड़ा है, राम ने पहले महेश को बेची थी। अब महेश ने उस ज़मीन को अंतरण नहीं करवाया, लेकिन सुरेश ने अंतरण का आवेदन दे दिया। तो अब जब सुरेश उस ज़मीन पर अंतरण का आवेदन दे देगा, ये 132 नंबर है। ठीक है, 2 जुलाई, ऐसे समझें, 2 जुलाई 2023 को ये ज़मीन महेश को दी। किसने, राम ने। महेश ने अंतरण नहीं कराया, राम ने ध्यान नहीं दिया, या जो भी कारण रहा होगा, राम ने इस ज़मीन को वापस 12 जुलाई 2023 को सुरेश को दे दी। अब सुरेश ने क्या कर दिया, आवेदन कर दिया और इसका नाम रिकॉर्ड में आ गया।
जब बाद में महेश को कभी पता चला, महेश ने आपत्ति दर्ज की, तब ये मामला राजस्व न्यायालय से कहाँ चला जाएगा, सिविल न्यायालय में। तब सिविल जांच करेगी कि पहले किसको दान की गई थी। तो जिसको पहले दान की गई होगी उसको विधिवत रूप से उस ज़मीन का अंतरण उसके नाम पर किया जाएगा, है ना। तो ये अपन समझ गए बेसिक सी बात, है ना। अंतरण क्या होता है, नाम का अंतरण। तो नाम का अंतरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो नामांतरण नॉर्मली फिर बंटवारा होता है, सीमांकन होता है। अभी हम सिर्फ अंतरण की बात, आज हम सिर्फ अंतरण की बात कर रहे हैं। अंतरण मतलब आप समझ गए हैं। तो अंतरण कितने प्रकार से होता है, भौतिक, पंजीयन या अर्जन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगती है, सबसे पहले एक लगता है आवेदन, कि किस ज़मीन को किस व्यक्ति के नाम से कौन और किस मद के अंतर्गत करवा रहा है। आरसीएमएस में जब ये प्रकरण दर्ज होता है तो A6 मद में नामांतरण के प्रकरण दर्ज होते हैं। राजस्व न्यायालय में A6 मद में आपके कोर्ट केस देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। A6 कहाँ पर, RCMS, वो हम अभी जब ऑनलाइन बताएंगे तब बता देंगे हम। यह आया आवेदन। आवेदन के साथ लगेंगे दस्तावेज, कौन कौन से, यदि पंजीयन है तो रजिस्ट्री लगेगी, जिसको हम पंजीकृत विक्रय पत्र कहते हैं या दान पत्र कहते हैं या विनिमय पत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि फौती है तो क्या लगेगा, रजिस्ट्री की जगह पे मृत्यु प्रमाण पत्र लग जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट। उसके साथ क्या लग जाएगा, सिजरा लगेगा सरपंच का या पार्षद का। इसके साथ क्या लगेगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड इसलिए लेना आवश्यक है ताकि नाम की विसंगति ना हो। ऐसा ना हो कि आधार में राम कुमार लिखा है और हम रिकॉर्ड में रामू कर दें, है ना, या राम भर कर दें और बाद में वो व्यक्ति नाम भिन्नता के कारण परेशान हो। इसलिए आप कोशिश करें आवेदन के साथ किसानों को बोले, या किसान आपके पास जब भी कोई आप रिपोर्ट लगाएं तो उसमें बोल दें कि आप अपना आधार कार्ड भी संलग्न कर दें आवेदन के साथ, ताकि हम सही नाम लिख सकें। और यदि वो नहीं कर रहा है या उसने नहीं किया है तो आप कुछ ना करें, आप क्या करें कि केवल सीधे सीधे जो उसने आवेदन में जो नाम उसने अपने हाथों से लिख कर दिया है उसी नाम के आधार पर आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करना वो हम अगले पॉइंट में बता देते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया आवेदन। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज, इसके साथ वो लगाएगा वर्तमान का खसरा, नक्शा और B1 की सत्यापित प्रतिलिपि। सत्यापित यानी कि वेरीफाइड, है ना, न्यायालय द्वारा या लोक सेवा केंद्र द्वारा वेरीफाइड कि ये ज़मीन इसके नाम पे है। इतने कागज़ वो लगाकर आवेदन देगा। अब आवेदन कहाँ देगा, वो लोक सेवा केंद्र में देगा या कहीं भी देगा। वो आवेदन कहाँ पर जाएगा, आवेदन जाएगा तहसील में। तहसील में आवेदन जाने के बाद तहसीलदार बोलेंगे इस आवेदन पर पटवारी जी क्या देंगे, अपनी रिपोर्ट। क्या देंगे, रिपोर्ट। तो जब पटवारी जी रिपोर्ट देंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो लिखेंगे अपने रिपोर्ट या प्रतिवेदन में पहला पॉइंट लिखेंगे कि वर्तमान अभिलेख में क्या दर्ज है। दूसरी चीज़ लिखेंगे मौके पर क्या दर्ज है, मौके पर क्या है, स्थिति है। मौका स्थिति इसको आप कह सकते हैं, मौके पर स्थिति। तीसरी चीज़ लिखेंगे मिसल या पूर्व अभिलेख क्या कहता है, ठीक है। चौथी चीज़ आप अपने रिपोर्ट के साथ लिख देंगे मिसल अभिलेख के बाद कि हाँ, आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो आवेदन के साथ संलग्न उसने दस्तावेज किए हैं उनका अवलोकन किया गया। उनका अवलोकन करने के बाद आप क्या लिख देंगे कि कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तो आप लिख देंगे प्रतिवेदन लिखे जाने तक किसी भी प्रकार की लिखित आपत्ति दर्ज नहीं की गई, ठीक है। तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। यानी अब आपने न्यायालय को अपना रिपोर्ट लिखकर दे दिया। अब न्यायालय इस पर आपकी रिपोर्ट के आधार पर और आपकी जांच के आधार पर निर्णय लेने के लिए मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 बिंदु मुख्य हैं जो नामांतरण में आपको प्रस्तुत करने हैं। नामांतरण किसी भी प्रकार का हो, यही 4 बिंदु हैं। इनको आप जितना एलैबोरेटिव लिख सकते हैं, जितना इसमें आप डिटेल में जांच करके लिख सकते हैं, इसके साथ आप पंचनामा ज़रूर लगाएं, ताकि यदि कल को कोई विवाद है जो हिडन है, जो आपको नहीं पता है या नहीं बताया गया है, वो उसका उल्लेख हो जाए कि भाई मौके पर तो लोगों ने किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं बताया था। तो ये रिपोर्ट आप लिखना सीख गए, यह है रिपोर्ट, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है तो इसके फॉर्मेट हमारे अवेलेबल हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या उस पर ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो। इसके प्रॉपर हमने रिपोर्ट्स डाले हुए प्री डिफाइंड मतलब कि बहुत सारी रिपोर्ट्स कॉमन रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसमें केवल छोटा छोटा भर के जो मेन चीज़ें भरी और सबमिट कर दी, या अपना आप खुद रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं, है ना। आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा पुरानी रिपोर्ट्स देखकर। तो ये आपको समझ में आ गया प्रतिवेदन कैसे लिखना है।
अब प्रतिवेदन लिखने के सबसे ज़रूरी चीज़ है समयावधि। तो जब कोई क्या होता था, पहले क्या होता था, राम ने आवेदन दिया, अब राम ने आवेदन दिया, उसी समय सुरेश ने आवेदन दे दिया, उसी समय सरपंच के छोटे भाई ने आवेदन दे दिया, उसी समय किसी और व्यक्ति ने आवेदन दे दिया। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं पीपल के आधार पे। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि व्यक्ति की व्यक्तित्व के आधार पर, व्यक्ति के पहचान के आधार पर हम उसके केस को ऊपर रखते हैं। मेरा अनुरोध है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अपनाएं। जिसका आवेदन आपको सबसे पहले प्राप्त हुआ है उसको पहले रिपोर्ट लगाएं। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 दिन आपके निर्धारित हैं, एक दिन आपको तहसील जाना है, एक दिन आपको हल्के जाना है, या गांव 2 गांव 3 गांव ज़्यादा गांव है तो आप 4 दिन भी 3 दिन भी गांव जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दिन निर्धारित हैं। इसके अलावा बाकी दिन आप दूसरों के हल्के में जा सकते हैं, दूसरों के काम के साथ सीख सकते हैं। काम सीखने के पर्पज़ से बता रहा हूँ मैं, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आप तहसील में बैठें, काम सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखें अभी। ठीक है, तो इन 2 दिनों में आपका उद्देश्य होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट लगाना। अब रिपोर्ट लगाने का तरीका ये है, आपने सबसे पहले न्यायालय में जाकर क्या किया, जो आपके रीडर होंगे, तहसीलदार के जो रीडर होंगे, प्रवाचक जिसको हम कहते हैं, उनसे जाकर आपने पूरे केस आपके गांव के ले लिए। उस गांव के जब आपने एक दिन तहसील, आप जिस दिन गए तहसील, आपने पूरे केस क्या किए, ले लिए। फिर उनको छांट लिया, नामांतरण के कौन से हैं, बंटवारा के कौन से, सीमांकन के कौन से हैं, अभिलेख दुरुस्ती के कौन से हैं, या अन्य प्रकार के कौन से हैं। फिर जिनमें आप एक ही दिन में सारी रिपोर्ट लगा सकते हैं वो है नामांतरण, अभिलेख दुरुस्ती, क्योंकि उनमें आपको मौका जांच करनी, उसमें आपको लोगों को आहूत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल अभिलेख जांच करना है। लेकिन बंटवारा हो या सीमांकन हो, इसमें आपको विधिवत सूचना देनी पड़ती है कि हम इस दिन बंटवारा करने आएंगे, हम इस दिन सीमांकन करने आएंगे। तो आप जिस दिन जाओ, ये दूसरा दिन, जब आप, ये दूसरा दिन कहाँ का है, ग्राम का। तो जब आप ग्राम में गए तब आपने सारे केस निकाले, सारे केसों को जाँच करते हुए यहाँ पर रिपोर्ट लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब रिपोर्ट लगाने का तरीका सबसे अच्छा है, यदि आप चाहते हैं आपकी पेंडेंसी ना रहे, लंबित कार्य ना रहे, आपको जब आवेदन मिले उसके 7 दिवस के भीतर आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें न्यायालय में, है ना। न्यायालय के लिए वही 4 बिंदु आपको जांच करने हैं। 4 बिंदु, आप एक दिन गांव जाएंगे, एक दिन के गांव में आप 10 से 12 केस आराम से रिपोर्ट लगा सकते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। 10-12 मैंने ज़्यादा बोला है, 5, 6, 7 ज़्यादा केस नहीं आते हैं। और हर हफ्ते आप रेगुलर लगाएंगे तो 2-3 हफ्ते आपके पास पेंडेंसी दिखेगी, लेकिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद ऐसा होगा, हफ्ते में 1 केस मिलेगा आपको, 1 केस का बंटवारा मिल रहा है, महीने में 1 केस आपको बंटवारा मिल रहा है, 10 दिन में 1 केस सीमांकन मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट्स लगानी है, इससे आपका काम आसान होगा और काम सीधा होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी ट्रेनिंग जो हो रही है, वो आप ये जो भी जाँच करेंगे आप नियमों के दायरों में करेंगे, नियमों के दायरे में करेंगे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के बाहर जाकर आप रिपोर्ट नहीं लिख सकते। यदि राम ने सुरेश को मौखिक दान किया है और सुरेश उसको क्लेम कर रहा है और राम को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप उसके आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक वो लिखित रूप से राम सुरेश को वो ज़मीन नहीं दे रहा है ना। ये MPLRC से आपको देखने को मिल जाएगा, धारा 109, 110। कोई व्यक्ति विधिवत रूप से आवेदन करता है और उस आवेदन के साथ संलग्न करता है दस्तावेजों को, उन दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत ही आप उसका नामांतरण कर सकते हैं। न्यायालय को अधिकार है। आप रिपोर्ट लिख देंगे कि उसने मौखिक दान किया है तो कल को मौखिक दान पलटा जा सकता है। इसलिए संलग्न दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए नियम पढ़ाए जा रहे हैं आपको। आपने MPLRC पढ़ी, नियमावली पढ़ी, आप लोग नगरपालिक नियम, नगरपालिक निगम अधिनियम, है ना, वन अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट रहेगी ये आपका डायमेंशन तय हो गया है। इन नियमों को पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर ही रिपोर्ट देनी है, कोई यूनिवर्सल रिपोर्ट नहीं देनी है कि 132 नंबर का कहीं पर कोई ज़मीन नहीं, इस ग्राम के अंदर इस ज़मीन का नामांतरण। ठीक है, नामांतरण का प्रकार है बहुत सारे, कौन से नामांतरण नहीं हो सकते वो भी आप MPLRC में पढ़ोगे कि अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजाति को ही नामांतरण होगा। यदि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग, किसी अनुसूचित जाति या किसी पिछड़ा व्यक्ति जमीन का अंतरण है तो उसको पड़ेगी कलेक्टर होने से न्यायालय से। इसकी रिपोर्ट देते में अलग बिंदु है, 21 बिंदुओं पर नामांतरण दिया है, प्रतिवेदन 4 बिंदुओं पर प्रतिवेदन नहीं लगा। समझ अच्छा, तो यहाँ का बात रिपोर्ट क्या होती है, पारिका नाम पे बेसिकली वही राम को अपनी जमीन देनी है, सुरेश को राम के नाम की करानी है। राम उसका नाम हो गए तो आवेदन होती नामांतरण का, और जितने भाई बहन पुत्र राम की बेटे हैं, जितने राम के पुत्र पुत्रियां हैं, उन सब पे वैमिन चले आएगी विधि 54 उपरांत। ठीक है, हम ये पढ़ा कि यदि उस नामांतरण में पंजीकृत पत्र के आधार पर कर रहे हैं, पूरा रकबा बेच रहा है, पूरे नामांतरण अब तो सारा है, आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ रिपोर्ट लानी है, ये जमीन इसकी थी, कोई विवाद नहीं है, सबको कहे आ जाए तो एक दुरुस्ती हो जाएगी। यदि में से खरीद रहा है, 3 एकड़ में 2 एकड़ खरीद रहा है, उसकी टैक्स नहीं पड़ेगी। तो अब आपको नामांतरण कोई करनी, नामांतरण के प्रकार है, आपको आवेदन देंगे, आपको स्थिति देना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, देने का तरीका है ना। अब हम एक बार आपको थोड़ा सा नामांतरण
के बाद बाकी वीडियो में आपको बताएंगे ऑनलाइन क्या करने हैं और आपको क्या ऑनलाइन करें।